हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मनोविज्ञान की क्लास। क्योंकि काफ़ी बच्चे बोल रहे थे कि सर साइकोलॉजी कहाँ से पढ़ी, सारी चीज़ें जो है। तो साइकोलॉजी को देखो, पढ़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। पढ़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। अगर आप इसको समझ जाओगे तो आपके आराम से इसमें क्वेश्चन हो जाएंगे 15 प्लस आराम से, ठीक है। तो कोई ज़्यादा लोड नहीं है, आराम से आपको जिस्ट पढ़नी है। इसकी मैं 3 वीडियो लेके आऊँगा, पहले बता रहा हूँ। 3 वीडियो में आपकी साइकोलॉजी कंप्लीट करवा दूंगा। हो सकता है 30-30 मिनट की जितनी की बनती है उतनी आपकी इसकी वीडियो होगी, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और पहले चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला जो चैप्टर है वो है मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, क्या शिक्षा मनोविज्ञान होती है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसमें से एक क्वेश्चन आएगा आपके, ठीक है। तो इसमें से आपके से एक एक क्वेश्चन आने वाला है। और वो क्वेश्चन कहाँ से आएगा वो मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ से आएगा क्वेश्चन आपका। सीधे तौर पर डायरेक्ट बता देता हूँ पहले आपको। इसमें से क्वेश्चन आना, पिछली बार इसमें से आया था। या फिर आपको पूछ लेंगे शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, तो आप उसको आपके दिमाग से कर सकते हो जितना भी, ठीक है। इसमें मेन मेन चीज़ें वो आपको पढ़ा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, साइकी, साइकी का मतलब होता है आत्मा, लोगस का मतलब होता है विज्ञान, यानी आत्मा का विज्ञान। बच्चों के अंदर के आत्मा के विज्ञान को हम समझते हैं, उसको कहते हैं साइकोलॉजी। बच्चे या फिर अपना मरीज के लिए, डॉक्टर मरीज के लिए यूज कर सकता है। एक बाप बेटे के लिए कर सकता है। कुछ भी चीज़ है वो मतलब मनोविज्ञान के अंदर आता है, ठीक है। साइकी साइकी शब्द की जो उत्पत्ति है वो ग्रीक भाषा से हुई है। एक तो ये याद रखना। चरण को आपको याद करने की जरूरत नहीं है, वैसे याद कर लेना, 4 चरण है। उसके बाद में मार्को मार्सलिक ने साइकोलॉजी शब्द दिया, जबकि रुडोल्फ गोकिल ने क्या दिया, साइकोलॉजी शब्द दिया। रुडोल्फ गोकिल ने क्या दिया, साइकोलॉजी शब्द, जबकि मार्को मार्सलिक ने क्या दिया, साइकोलॉजी शब्द दिया। अगर देखो आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, इसमें मैं लिंक डाल दूंगा, उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे पीडीएफ पड़ी है सारी रजिस्टर वगैरह, ठीक है। और जो भी और नया करंट कुछ भी आएगा वो मैं आपको डालूंगा। जो कस्टमर तैयारी कर रहे हैं वो तो उसको जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। उसके बाद सेकंड, अगला पढ़ाई करते हैं हम। अगली है, सॉरी, अगले है स्टेज फर्स्ट। स्टेज फर्स्ट कहता है आत्मा का विज्ञान। नाम याद रखना है, इनसे कोई मतलब नहीं है आपको, ठीक है। आप ऊपर ऊपर से पढ़ सकते हो, एक बार पढ़ के जाना है। अरस्तु, प्लेटो, देकारत ने स्टेज फर्स्ट दिया। लेकिन स्टेज फर्स्ट में क्या आता है, आत्मा विज्ञान आता है। दूसरे में आता है मन या मस्तिष्क का विज्ञान। मन या मस्तिष्क का विज्ञान आता है, स्टेज सेकंड में आता है। उसको लेबनिज, लोक और पोपनाजी ने दिया। स्टेज सेकंड में चेतना का विज्ञान आता है। विलियम बुन, टिचनर, जेम्स ली और विलियम जेम्स ने दिया, ठीक है। अगला चौथा जो इसका स्टेज आता है वो आता है व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार का विज्ञान कहते हैं वुडवर्थ, स्किनर और बर्टन ने। देखो एक बार फिर से आपको जो भी चीज समझना है उसको आप रिवाइज करके देख सकते हो। मुझे थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी नहीं लेके जानी है, ठीक है। जल्दी जल्दी रिवीजन होना है। उसके बाद में देखो बुक वगैरह अभी तक पूछ नहीं है। अगर आप पढ़ सकते हो तो ये वाली बुक ये मैं आगे बता दूंगा, ये बुक मत पढ़ना, ठीक है। नहीं नहीं पूछेंगे, बिल्कुल नहीं पूछेंगे। उसके बाद देखो परिभाषा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आता है परिभाषा का। परिभाषा क्या था, एक क्वेश्चन आता है और एक क्वेश्चन के चक्कर में इतनी सारी परिभाषा हम पढ़े फालतू, कोई वो नहीं है उसका, सॉरी। हाँ, एक क्वेश्चन के चक्कर में इतनी सारी परिभाषा पढ़े कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो अगले चलते हैं हम डायरेक्ट। देखो मेन चीज पे आ गया मैं, शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ या जो क्षेत्र है ना वो पूछेंगे। जैसे शिक्षार्थी के अंतर्गत क्वेश्चन कैसे आएगा, शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षार्थी के अंतर्गत आने वाले जो उसका क्षेत्र है वो कौन सा है। चार चार ऑप्शन दे देंगे, उनमें से 3 नहीं होंगे, एक होगा, उसको टिक करना होगा। तो आप क्या देखना है, एक शिक्षार्थी किस किस चीज से प्रभावित हो सकता है। वंशक्रम से, वातावरण से, बाल विकास की अवस्थाओं से, व्यक्तिगत विभिन्नताओं से, समायोजन की युक्तियों का अध्ययन, और भी काफी चीजें हैं, सामाजिक व्यवहार उसका, वो सारी चीजें उसको कर सकते हो, वो अपने दिमाग से कर सकते हो। उसके बाद आता है सीखने की प्रक्रिया। उसमें आता है लिखने, पढ़ने, बोलने, अवलोकनी प्रक्रिया, सीखने के सिद्धांत आदि का अध्ययन, सीखने की प्रक्रिया का क्षेत्र है। सीखने की परिस्थिति क्या क्या है, सीखने की परिस्थिति कक्षा, कक्ष, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, विद्यालय प्रबंधन, समुदाय परिस्थिति आदि, ठीक है। उसके बाद सीखने के परिणाम। परिणाम में क्या आएगा, सीखने के कारण व्यक्ति जो कुछ ग्रहण करता है उसे सीखने की उपलब्धि या परिणाम कहते हैं। वहाँ पर मूल्यांकन, शैक्षिक उपलब्धि, बुद्धि लब्धि, रुचि और अभिक्षमता का मापन किया जाता है। निर्देशन एवं मानसिक स्वास्थ्य, व्यक्तिगत, शैक्षिक, व्यवहारिक निर्देशन बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो सारी चीजें जो आपको है वो याद रखना। मानसिक स्वास्थ्य के अंदर क्या आएगा, बच्चे का उसकी परिस्थिति कैसी है उसको मानसिक स्वास्थ्य कहता है, उसको उस हिसाब से वो अध्ययन करेगा, ठीक है। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगा के इसको कर सकते हो। एक शिक्षक है, उसका चित्र क्या क्या होना चाहिए, उसका व्यक्तित्व अच्छा होना चाहिए, प्रशिक्षण और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, तभी वो आगे जाकर बच्चों को पढ़ाएगा। उससे संबंधित जितने क्षेत्र है वो इसके अंदर आएंगे, ठीक है। उसके बाद और कोई इंपोर्टेंट नहीं है। उसके बाद अब आते हैं बाल विकास का, ठीक है। हाँ, तो उसके बाद में आता है अगला चैप्टर, हमारा आता है अभी बाल विकास, ठीक है। आपको मैं पूरा कंप्लीट करवा दूंगा, बेफिक्र आप पढ़ते रहिए, ठीक है। उसके बाद देखो वृद्धि और विकास, इसकी एक चीज बताने वाला हूँ। देखो वृद्धि क्या है, वृद्धि है जिसको हम माप सकते हैं। जिसको हम क्या कर सकते हैं, माप। जैसे हमारी वृद्धि हो रही है, एक शरीर की वृद्धि हो रही है, उसको हम माप सकते हैं। तो वृद्धि को हम माप सकते हैं। और ये जीवन काल में पूरे हमेशा नहीं बढ़ती है, ठीक है। एक निश्चित समय तक ही होती है। एक बात चीज याद रखनी, क्योंकि हमारी वृद्धि हम 18 साल, 19, 20 जब तक भी बढ़ सकती है तब तक बढ़ती है, उसके बाद नहीं बढ़ती, वो तो हो गई वृद्धि। जबकि विकास जो है उसमें ये सारी चीजें आ जाती है। प्लस जो कुछ भी हमारा घटा बढ़ा, कुछ भी हुआ विकास में, हमने सीखा कुछ भी है, वो सारा विकास के अंदर आ जाता है, ठीक है। सिंपल सी एक चीज बात समझ में आ गई, वृद्धि होगी जिसको हम माप सकते हैं, जबकि विकास में वो सारी चीजें आ जाती है, ठीक है। अब आप अगली बात करते हैं। विकास अभिप्राय व्यक्ति के संपूर्ण जीवन काल में, उसके जीवन काल में जब मृत्यु, उसके जन्म, जन्म से मृत्यु तक, जन्म से मृत्यु तक जो भी चीजें करता है वो सब विकास के अंदर आता है, ठीक है। तो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक जो भी चीज़ आती है, वो सारे विकास के अंदर आ जाती है। वृद्धि और विकास के बाद जो भी आते हैं वो गुणात्मक होते हैं, ठीक है। मात्रात्मक भी हो सकते हैं, गुणात्मक भी हो सकते हैं। ये जरूर ये लाइन याद रख सकते हो आप, विकास से मात्रात्मक भी हो सकता है और गुणात्मक से। जैसे मैंने पहले बोला कि विकास, वृद्धि को हम विकास बोल सकते हैं, वृद्धि को हम विकास बोल सकते हैं। तो वृद्धि क्या है, मात्रात्मक है, तो वो विकास के अंदर आ सकती है। तो मतलब विकास जरूर नहीं मात्रात्मक हो, लेकिन हो भी सकता है और गुणात्मक हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अगली बात करते हैं, दोनों में अंतर। अंतर का क्वेश्चन काफी बार पूछ रहे हैं, काफी बार पूछ लिया जाता है अंतर का क्वेश्चन। तो अंतर सिंपल सा है, वृद्धि तो क्या है, ग्रोथ, शारीरिक परिवर्तन होता है इसमें। जबकि विकास में क्या होगा, विकास में, विकास में सभी पक्ष है वो संपूर्ण शारीरिक, मानसिक, दैहिक जो भी प्रकार के वो सारे विकास के अंदर आ जाते हैं। अभिवृद्धि विकास का एक अंग है।
अभिवृद्धि क्या है? विकास कहेंगे, क्योंकि मैंने बोला ना विकास बहुत बड़ा है, उसमें से छोटा सा क्या है? अभिवृद्धि है, उसमें छोटा सा क्या है? अभिवृद्धि है। विकास परिवर्तनों को संपूर्णता से संबोधित करता है, अर्थात ये वृद्धि से अधिक व्यापक है। वृद्धि से अधिक क्या? व्यापक है। उसके बाद अभिवृद्धि व्यक्ति के जीवन काल में एक निश्चित समय तक होती है, एक निश्चित समय तक होता है। अभी मैंने पहले बताया जबकि ये हमेशा चलता रहता है विकास, जन्म से मृत्यु तक। शारीरिक परिवर्तन और अभिवृद्धि अवलोकन योग्य और मापन योग्य है। शारीरिक परिवर्तन और अभिवृद्धि क्या? अवलोकन योग्य और क्या है? मापन योग्य। इनको अवलोकन कर सकते हैं हम, इसका और मापन योग्य अभिवृद्धि मैंने पहले बताया। जबकि ये गुणात्मक परिवर्तन होता है। विकास क्या होता है? गुणात्मक परिवर्तन होता है, जो पूर्णतः अवलोकन योग्य, मापन योग्य नहीं है। विकास को हम पूर्णतः अवलोकन नहीं कर सकते, मापन योग्य कर सकते हैं। उदाहरण शरीर की लंबाई वगैरह वो सारी चीजें हैं। अभिवृद्धि में समस्त गुणात्मक परिवर्तन, जो मात्रात्मक परिवर्तन है, वो सारी चीजें इसमें है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? कोई भी चीज़ है, कोई भी डाउट आप मुझसे पूछ सकते हो आराम से बेझिझक। ठीक है? उसके बाद आते हैं विकास के सिद्धांत। विकास एक सतत एवं निरंतर प्रक्रिया है। विकास एक सतत और निरंतर प्रक्रिया है। विकास एक सतत और निरंतर प्रक्रिया है। एक तो ये चीज़ याद रखनी, कम ज़्यादा हो सकती है गति। विकास व्यक्तिगत प्रक्रिया मतलब हर बच्चे में अलग-अलग विकास होगा। हर बच्चे में किसी बच्चे में जल्दी विकास होता है, किसी में बाद में होता है। तो धीरे-धीरे हर कोई में अलग-अलग होता है। ठीक है? किसी में धीरे, किसी में ज़्यादा। एक सुव्यवस्थित क्रम को फॉलो करता है विकास। ठीक है? अर्थात व्यवस्थित श्रृंखला का अनुयायी है। वातावरण और वंशक्रम की अंतःक्रिया का परिणाम है। ये तो सबको पता है। ठीक है? और अंतर्संदर्भित अंतर्निहित कोई जरूरी नहीं। विकास बहुदिशीय और बहुआयामी है। बहुदिशीय और क्या? बहुआयामी है। विकास क्या होता है? संचय होता है, यानी कम्युलेटिव होता है। विकास समान प्रतिमान का अनुसरण करता है, यानी यूनिफॉर्म पैटर्न को वो करता है। जैसे एक बच्चे में सबसे पहले वो उसकी हाइट बढ़ेगी, उसकी जो भी चीज़ है वो एक क्रम को पैटर्न करता है कि ये इसका हाइट ऐसे बढ़ेगी, फिर आगे जो सब बच्चों में। ठीक है? उसके बाद विकास में परिपक्वता एवं अधिगम महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सीधी सी बात है, परिपक्वता और अधिगम महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसका एक उदाहरण आपको मैं बता सकता हूँ। ठीक है? परिपक्वता क्या है? हमारी बीएड की डिग्री है। हमारी जो बीएड की है हमने, उसकी डिग्री है। परिपक्वता क्या है? बीएड की डिग्री। जबकि अधिगम क्या है? अधिगम क्या है? हमारा जो भी पेपर देना या फिर सेकंड ग्रेड का पेपर देना वो अधिगम है। मतलब बिना अधिगम, बिना बीएड की डिग्री, परिपक्वता क्या है? बीएड की डिग्री, और अधिगम क्या है? एक सेकंड ग्रेड की तैयारी करना। ठीक है? उस तरीके से कर सकते हैं इसको। अगला है, विकास की प्रत्येक अवस्था में जोखिम रहता है। ये सबको पता है, विकास की प्रत्येक अवस्था में क्या रहता है? जोखिम रहता है। प्रत्येक अवस्था में अपनी विशेषता होती है। विकास सांस्कृतिक, भौगोलिक एवं ऐतिहासिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। ठीक है? उसके बाद आता है विकास सांस्कृतिक, भौगोलिक और ऐतिहासिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। सिंपल सी बात है, सांस्कृतिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक। सिंपल देखो, जो दिमाग वाली चीज़ है, जो आप नॉर्मल कर सकते हो, उसमें मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा। ठीक है? विकास एकीकृत रूप में होता है। तब बालक अपने संपूर्ण अंग को फिर अपने भागों को चलना सीखता है। उसके बाद वह भागों में एकीकरण करना सीखता है। जैसे एक बालक सबसे पहले अपनी हथेली पर कंट्रोल करता है, धीरे-धीरे उसकी उंगलियों पर कंट्रोल करता है। ठीक है? इस प्रकार एकीकृत रूप में होता है। सामान्य से विशिष्ट को अग्रसर होता है। याद रखना है। विकास पूर्वानुमान होता है, अर्थात इसकी भविष्यवाणी की जा सकती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। विकास की जो पूर्वानुमान होता है, उसकी क्या की जा सकती है? भविष्यवाणी की जा सकती है। बालक एवं बालिकाओं में विकास की दर क्या होती है? भिन्नता भिन्न होती है। एक बालक में और एक बालिका में जो विकास की दर है वो भिन्न होती है। विकास लंबवत नौकत क्या होता है? बढ़त प्रकार। ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, हम इसको सबसे इंपॉर्टेंट बता सकते हैं इसको। विकास लंबवत नौकत क्या होता है? बढ़त प्रकार होता है। कब पूछा है? विकास लंबवत नौकत क्या होता है? बढ़त प्रकार होता है। विकास के आरंभिक बुनियादी नींव अधिक महत्वपूर्ण है। एक बच्चे की जो शुरुआती चरण है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जबकि बाद के ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है? और ये शीर्ष अधोमुख होता है, सिर से पैर की ओर चलता है, सिर से पैर की ओर चलता है, भीतर से बाहर की ओर होता है। ठीक है? देखो, जैसे एक सिर से पैर की ओर उदाहरण देता हूँ। एक बच्चा है छोटा, वो सबसे पहले अपनी गर्दन पे क्या करेगा? गर्दन गर्दन पर कंट्रोल करेगा, फिर धीरे धीरे हाथ पैर, जैसे जैसे उस पैरों पर कंट्रोल करेगा, लास्ट तक उसे पैर पर कंट्रोल होता है। तो सिर से पैर की ओर चलता है। ठीक है? ये ध्यान रखना। उसके बाद आता है विकास की अवस्था है। विकास की अवस्था है, तीन चार अवस्था होती है। देखो, अलग 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 अवस्था होती है, लेकिन नॉर्मल हमसे पूछे विकास की अवस्था होती है, चार होती है। शैशव अवस्था होती है 0 से 2 वर्ष, पूर्व बाल्यावस्था होती है 2 से 6 वर्ष, उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, किशोर अवस्था होती है 12 से 18 वर्ष। ठीक है? अब इसकी हम विशेषता पढ़ेंगे। शैशव अवस्था क्या क्या विशेषता है? शैशव अवस्था की विशेषता क्या क्या है? इस अवस्था की विशेषता है, शारीरिक विकास, मानसिक क्रिया, सीखने की प्रक्रिया तीव्रता होती है। सीखने की सबसे ज्यादा जो तीव्रता होती है वो विशेष अवस्था में होती है। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सब तरीके से इसमें जल्दी जल्दी जो ग्रोथ होती है। ठीक है? दूसरों पर निर्भर रहता है, अपनी मम्मी पर, एक बच्चा अपनी मम्मी पर डिपेंड रहता है। इस अवस्था में नैतिक भावना का अभाव होता है। वो नहीं जानता कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी बुरी है। इसलिए वो ना तो सामाजिक होता है, ना असामाजिक। तरफ एक बच्चा जो शेष अवस्था में, वो कैसा होता है? गैर सामाजिक होता है। तो याद रखना, एक बच्चा जो है शेष अवस्था में कैसा होता है? गैर सामाजिक होता है। स्वार्थी एवं आत्मकेंद्रित व्यवहार होता है। अच्छा, खुद के बारे में उसके बारे में सोचता है, मतलब उसको कोई चीज़ मिल गई तो वो उसको ये सोचेगा वो खुद की है। ठीक है? तो स्वार्थी होता है। 2 वर्ष की आयु तक बालक में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। मूल परिवर्तनात्मक व्यवहार होता है। क्वेश्चन कैसे आएगा? मूल परिवर्तनात्मक व्यवहार किस अवस्था का उदाहरण है? हम बोलेंगे शेष अवस्था का। कहाँ परिवर्तन की तीव्रता होती है? वैलेंटाइन के अनुसार सीखने का आदर्श काल किस अवस्था को कहा गया है? शेष अवस्था को कहा गया। क्वेश्चन आएगा, वैलेंटाइन के अनुसार सीखने का आदर्श काल है शेष अवस्था। हालांकि ऐसे क्वेश्चन आजकल बंद कर दिए, लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ। ठीक है? इस बार आप क्वेश्चन आते जाते दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है? जिसको हम दिमाग से कर सकते हैं। उसके बाद आता है पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था में क्या होता है? खिलौने क्या ही होता है इसमें? पूर्व बाल्यावस्था कितनी, अभी हमने कितने बाबे जो कितने साल की पढ़ी थी, दोबारा देख लेते हैं। 2 से 6 साल, 2 से 6 साल, 2 से 6 साल के लिए पढ़ा था। 2 से 6 साल बच्चा क्या करेगा? खिलौने से खेलेगा। टोली टोली बनाएगा। टोली कब बनाएगा? 2 से 6 साल तक वो घर ही खेलता था, टोली नहीं बना पाता। 6 से 7 के बाद में टोली बनाता था, मतलब टोली पूर्व की अवस्था। इसको क्या कहेंगे? प्री गैंग एज। प्री गैंग एज, ये कुछ पहले पूछ लिया है। ठीक है? विद्यालय पूर्व अवस्था, विद्यालय जाने से पूर्व की अवस्था। समस्या की अवस्था किसके लिए? जहाँ पे बच्चा रहता है, कहाँ रहता है? माता पिता का पास रहता है। और समस्या के लिए किसकी? माता पिता की। तैयारी की अवस्था किसके लिए हो जाएगी? अध्यापकों के लिए। ठीक है? अध्यापकों की तैयारी की अवस्था, क्योंकि 6 साल के बाद वो अध्यापकों के पास जाएगा, टीचर्स के पास जाएगा, तो उनके लिए समस्या की जो तैयारी की अवस्था है। ठीक है? अनुकरण करके सीखता है बच्चा, वह क्या, क्यों, कब, कैसे, मतलब सर्वाधिक जो जिज्ञासा होती है वो इसी में होती है। ठीक है? सर्वाधिक जिज्ञासा जो है पूर्व बाल्यावस्था में होती है। इस अवस्था में बालक उत्सुकता, जिज्ञासा अधिक होती है, इसलिए कुछ मनोवैज्ञानिक ने इसे अन्वेषणात्मक, मैंने अभी बोलते पहले बोलते जिज्ञासा रहती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? अन्वेषणात्मक आयु कहते हैं। इसमें बालक जिद्दी रहता है, बातों को अनसुना करता है, बच्चा अकेला खेलता है, खिलौने से ज्यादा एक समय तक। ठीक है? ये छोटी छोटी बातें। उसके बाद आते हैं उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता। उत्तर बाल्यावस्था में क्या करेगा? खेलने की अवस्था। पहले बताया था खेलने की अवस्था प्ले एज होती है। इसको
उत्पादी अवस्था यानी स्कूल की अवस्था होती है, टोली या दल की अवस्था होती है, उत्पाती अवस्था होती है माता पिता के दृष्टिकोण से, उत्पाती अवस्था किसके लिए, माता पिता के दृष्टिकोण से, और गंदी अवस्था होती है मतलब बच्चा इसमें गंदा रहता है, थोड़ा ज्यादा खेलता है वहाँ तो गंदा रहता है। नाजुक अवस्था क्यों है, क्योंकि अपने से बड़े को देखकर वो क्या करता है, सीखता है, अपने से बड़े को देखकर सीखता है, उपलब्धि अभी प्रेरक के कारण, मतलब किसी को देख के वो सीखेगा, इसलिए इसमें थोड़ा क्या होता है, निर्मित होने के कारण, ठीक है, दूसरे बच्चे को देख के क्या करता है, वो सीखता है, जैसे बड़े बच्चों को देखेगा बोलेगा मैं इसकी तरह बनूंगा, ठीक है, बहुत ही उपलब्ध तरीका, उपलब्ध अभिप्रेत। उसके बाद आता है समूह में रहना, समूह में रहता है बच्चा, क्या करता है, समूह में रहता है, समूह के साथ स्वीकारता हुआ करता है, बालक अपने समूह के सदस्यों के प्रति वफादार होता है, बालक समूह में साथियों के साथ खेलना पसंद करता है, नियमों का पालन करता है, काम उत्तेजना की दृष्टि से सुप्त अवस्था होती है, ठीक है, देखो एक चीज बात याद रखना, जो उत्तर वाली अवस्था होती है वो क्या होती है, सुप्त होती है, क्या होती है, सुप्त होती है। सुप्त मतलब इसमें उसका वृद्धि जो है नहीं हो पाती, ज्यादा लंबाई नहीं बढ़ती बच्चे की, और ज्यादा कुछ हो नहीं पाता है, क्योंकि जो पिछला जो वृद्धि हुई है उनको इसमें संगठित किया जाता है, जो पिछले वृद्धि हुई है जितनी भी उसको उसको संगठित किया जाता है, इसलिए संग्रहण की प्रवृत्ति होती है, नई खोज और निरंतर ढूंढने की, बालक में आत्मनिर्भरता की भावना विकास होने लगता है, और इसका स्वभाव क्या होता है, बहिर्मुखी होता है, कुछ निर्णय पर, और रोज ने इसको मतलब विद्या परिपक्वता की अवस्था का है, रोज ने इसको क्या कहा है, विद्या परिपक्वता की अवस्था का है, और पुरुष कौन है, स्त्री क्या है, उसकी भूमिका क्या है, वो सारी चीजें समझ जाता है, इसका शारीरिक विकास अपेक्षाकृत क्या होता है, मंद होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम किशोरावस्था की विशेषता, किशोरावस्था की विशेषता क्या है, कि एक किशोर है, अपने आप को देखकर करो, देखो नॉर्मल सारी चीजें जो है वो खुद को देखकर भी हम कर सकते हैं काफी चीजें। अब किशोर अवस्था में सबसे पहले क्या होती है, संघर्ष तूफान की अवस्था होती है, विरोध की अवस्था होती है, अपने माता पिता से विरोध करते हैं कि ये काम ऐसा नहीं ऐसा होना है, ठीक है। विकास की चरण अवस्था होती है, इसलिए आदर्श आदर्श बात का भाव होता है, बालक का मन नजदीक क्या होता है, एकांत होता है, इसके अंदर अपनी पहचान बनाता है बालक, बालक इसमें क्या करता है, अपनी खुद की पहचान बनाना सीखता है, ठीक है। एरिक एरिक्सन ने इसे अहम विशेषता की समस्या कहा, देखो जितने भी वैज्ञानिक हैं उनके जो हर कोई में अपना अपना एक कुछ देखे जो वाक्य वो दिया है, उनको याद रखना है, ठीक है। बालक का सामाजिक व्यवहार अपने समवयस्क समूह के आदर से प्रभावित होता है, व्यवस्था के प्रति विद्रोह की भावना होती है, सक्रिय खेल खेलना अत्यधिक पसंद होता है उसको, ठीक है। स्व केंद्रित होता है विशेष रूप से बालक, एक तो स्व केंद्रित कहाँ हुआ था, जहाँ पे शुरुआत में हमने पढ़ा था शेषावस्था में, और एक कब, ये किशोर अवस्था में, ठीक है। संवेगात्मक दृष्टि से बहुत चंचल और अस्थिर होता है, नायक पूजा की भावना, नायक पूजा में हम किसी को हीरो मानते हैं, जैसे हमने किसी चीज को देखा भाई ये मेरा हीरो है, तो हम उसकी तरह बनना चाहते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं नायक पूजा। विरोधी मानसिक दशा वो देखने को मिलती है, माता पिता से हम विरोध कर सकते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। ये देखो सारी हो गई, अब आता है कौशल, चलन कौशल वगैरह ये सारी जो है ये आ रही है, ठीक है। मैं देखो आगे का नीचे की जो सारणी है ना उसको इसी में क्लियर कर रहा हूँ आपको, ठीक है। स्थूल चलन कौशल और सूक्ष्म चलन कौशल क्या होता है, ग्रोस मोटर स्किल लग रहा है, ग्रोस मोटर स्किल मतलब इसमें हम बड़ी मांसपेशियां, ध्यान रखना बड़ी मांसपेशियों का उपयोग करेंगे, सूक्ष्म चलन में इसमें सूक्ष्म मांसपेशियों का उपयोग करेंगे, ठीक है। स्थूल चलन कौशल में हम बड़ी मांसपेशियों का, सूक्ष्म चलन कौशल में हम सूक्ष्म पेशियों या छोटी पेशियों का हम उपयोग करेंगे। बड़ी मांसपेशियों का मतलब है भागेंगे हम, दौड़ेंगे कूदेंगे, ठीक है, कहीं भी रस्सी रस्सी कूदना है, कुछ भी चीजें आ जाती है जिससे हम बड़ी मांसपेशियों का उपयोग करते हैं, वो सारी किसके अंदर आती है, ग्रोस मोटर स्किल के, जबकि सूक्ष्म मतलब लिखना हुआ, पेन से लिखना हुआ, वो सारी चीजें वो इसमें आ जाती है, ठीक है। देखो आप एक बार पढ़ लेना, क्योंकि ये पीडीएफ में डाल दूंगा आपको, जिसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी उसको मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। आपको सबसे पहले तो जाना मेरे टेलीग्राम लिंक पे, टेलीग्राम जाके ज्वाइन करना, और उसमें मैंने जिस डाल रखी है जाके आराम से ज्वाइन कर सकते हैं, और ये भी सारी चीजें, ठीक है। संगठनात्मक, अगला आता है संगठनात्मक विकास। संगठनात्मक विकास में क्या होता है, एक होती है स्कीम और एक होता है स्कीमा, एक होता है स्कीम और एक होता है स्कीमा। स्कीम क्या होती है, स्कीम होती है किसी भी चीज की, जैसे हमने साइकिल चलाना सीखा तो उसकी कैसे चलाते हैं भाई, सबसे पहले हम पैडल देते हैं, वो सारी चीजें वो स्कीम है हमारे दिमाग में, उसको कहते हैं स्कीम। जबकि उसको दिमाग में रखना, उसको दिमाग में रखना वो क्या होती है, स्कीमा होती है, ठीक है। लंबे समय तक याददाश्त में रखना क्या होता है, स्कीमा। जबकि जो क्रिया करते हैं बार बार लागू होने पर जो क्रिया आती है हमको, भाई साइकिल ऐसे चलाते हैं, मोटरसाइकिल ऐसे चलाते हैं, वो सारी चीजें होती है स्कीमा, स्कीम, ठीक है। ये आगे समझ में। उसके बाद आता है अनुकूलन, अनुकूलन समावेशीकरण, आत्मसातीकरण या एसिमिलाइजेशन, एसिमिलाइजेशन, ठीक है। उसमें आ जाता है मौजूदा ज्ञान स्कीमा में नई जानकारी को शामिल करने की प्रक्रिया। समावेशीकरण क्या होता है, समावेश, किसी चीज में मतलब पहले जो चीज है उसमें किसी और नई जानकारी का ऐड करना, वो क्या होती है, समावेशीकरण। दो तरीके होते हैं, एक समावेशीकरण होता है और एक होता है समायोजन। समायोजन में क्या करेंगे, समायोजन में हम जो हमारा अभी का जो ज्ञान है करंट में उसको संशोधित करेंगे, और उसमें संशोधित करके नया जोड़ेंगे, उसमें डायरेक्ट डायरेक्ट जोड़ रहे थे, इसमें संशोधित करके जोड़ेंगे, तो ये दो चीज हो गई समझ में आराम से, ठीक है। अगला आता है संतुलीकरण। संतुलीकरण मतलब नया ज्ञान और पुराना ज्ञान जिसमें संतुलन बनाते हैं उसको कहते हैं संतुलीकरण, ठीक है। मेरे बाकी पे ध्यान दो आप डायरेक्ट, ठीक है। उसके बाद आता है पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास में चार अवस्थाएं होती है। पियाजे संज्ञानात्मक अवस्था, संवेदिक अवस्था, संवेदिकात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूल संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक। कितने कितने वर्ष आप देख सकते हो, ठीक है। सबसे पहले संवेदिकात्मक अवस्था में हमें वस्तु स्थायित्व का विकास होता है। पूछा जाए कि वस्तु स्थायी मतलब बच्चे से हम किसी चीज को छुपा लेते हैं, ये तो खत्म हो गई, तो वो मान लेता है कि हाँ ये खत्म हो गई, रियलिटी खत्म हो गई, लेकिन धीरे धीरे इसका विकास होने लगता है, किसमें, शेष अवस्था संवेदिकात्मक अवस्था में, उसको शेष अवस्था बोलना बुराई नहीं, ठीक है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष के लिए होती है, इसमें अहम जीववाद, संरक्षण का अभाव, उत्क्रमणता का अभाव होता है, ठीक है। उसके बाद मूल संज्ञानात्मक अवस्था, चिंतन व्यवस्थित तार्किक होना प्रारंभ होता है, और अमूर्तता का अभाव होता है, क्योंकि मूल संज्ञानात्मक का अमूर्तता का क्या होता है, अभाव होता है। औपचारिक संज्ञानात्मक में अमूर्तता आ जाती है, और वस्तुनिष्ठता, वास्तविकता, वो सारी चीजें हम जान लेते हैं, ठीक है। ये होगा पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। उसके बाद आता है ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास। ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास में आता है सक्रिय अवस्था। सक्रिय अवस्था जन्म से 2 वर्ष, जिसमें ज्ञानेंद्रिय का प्रयोग किया जाता है। ज्ञानेंद्रिय हमारी जितने मतलब जैसे सूंघकर, जैसे हमें टच कर दिया उसको, ठीक है। बच्चा अपने मुंह में कोई भी चीजें लेता है उसको, तो वो सब क्या होता है, सक्रिय अवस्था में आता है। ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करके हम इसका इस एज में हम सबसे ज्यादा क्या करते हैं, ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करते हैं। प्रतिबिंबात्मक अवस्था में हम प्रतीकों या प्रतिमाओं का उपयोग करते हैं 2 से 7 वर्ष के लिए, ठीक है। संकेतात्मक अवस्था में हम करते हैं 7 से 11 वर्ष के लिए, संकेत एवं भाषा का प्रादुर्भाव होता है, ठीक है। उसके बाद आता है बायगोस्की। बायगोस्की संज्ञानात्मक विकास किससे पर आधारित है, अब तक आपने इतना पढ़ा है, आपको पता होना चाहिए, सामाजिक सांस्कृतिक भाषा की भूमिका पर। इस पर सामाजिक सांस्कृतिक भाषा की भूमिका पर अगर क्वेश्चन सामाजिक सांस्कृतिक या भाषा से संबंधित जो कुछ भी आ जाए तो समझ जाना वो किससे संबंधित है,
किससे संबंधित है, वो हो जाएगा बायोलॉजी से संबंधित। इसके बॉडी क्या होती है, इसके बॉडी होती है मदद की वह मात्रा जो व्यक्ति को सीखने के एक स्तर से दूसरे स्तर तक ले जा सकती है, उसको कहते हैं इसके बॉडी। वास्तविक विकास का स्तर वह विकास का स्तर जहाँ बिना किसी सहायता से पहुंच सकते हैं, उसको कहते हैं वास्तविक विकास का स्तर। संभाव्य विकास का स्तर जहाँ किसी की मदद से पहुंचते हैं, वो होता है संभाव्य। संभाव्य विकास का स्तर। वास्तविक विकास का स्तर क्या होता है, जहां पर हम खुद पहुंच जाते हैं। संभाव्य विकास का स्तर क्या होता है, जहां पर हम किसी की मदद से पहुंचते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच का अंतर को क्या कहते हैं, समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं, जेडपीडी कहते हैं इसको, जेडपीडी शॉर्ट फॉर्म में विकास यहाँ पर। ठीक है, जेडपीडी है। ठीक है, उसके बाद अगला आता है पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत। पियाजे ने नैतिक विकास का सिद्धांत कितना दिया, तीन दिया। पहला नैतिक यथार्थता, दूसरा नैतिक समानता, तीसरा नैतिक सापेक्षता। तीन इसने दिया थे 7 से 8 वर्ष के लिए। इसमें विषम नैतिकता होती है, विवस्ता नैतिकता होती है, या फिर सीधी सी बात हो, मतलब इसमें क्या होता है, इसमें होता है जन्म से 7 से 8 वर्ष तक होता है ठीक है। इसमें अपनी माता या माँ अपने से जो भी कुछ बोलती है तो बच्चा उस चीज को मान लेता है कि हाँ भाई ऐसे होगा। ठीक है, तो इसमें हम विवस्ता की, इसको इसलिए क्या बोला, इसको विवस्ता की नैतिकता बोला। जो कुछ बड़े नियम बना देते हैं उसी को मानना सही होता है हमारे लिए। ठीक है, उसके बाद आता है अगला नैतिक समानता। नैतिक समानता में क्या होता है, जो चीजें, जो अगर कोई चीज किसी व्यक्ति ने हमारे साथ अच्छा किया तो हम भी उसके साथ क्या करेंगे, अच्छा करेंगे। किसी चीज ने किसी व्यक्ति ने हमको गिफ्ट दिया तो हम भी उसको क्या देंगे, गिफ्ट देंगे। मतलब सापेक्ष समय के साथ अंतःक्रिया की वृद्धि होती है। अंतःक्रिया वस्तु समान लेन देन संबंध पर आधारित होती है। थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ उसके लिए माफी, लेकिन जल्दी लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आता है नैतिक सापेक्षता। नैतिक सापेक्षता क्या होती है, विकास का सर्वाधिक उच्चता स्तर है और विकसित स्तर है। इसको हम नैतिक स्वायत्तता नैतिक भी कहते हैं, के नाम से संबोधित किया जाता है। जो ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, ये इंपोर्टेंट है, वो गोल्ड वर्ग वाला, इसको आप इंपोर्टेंट लगा लो, क्वेश्चन इसमें से आता है। और मेरे ग्रुप में भी इसका आया था शायद। गोल्ड वर्ग 10 से 16 वर्ष की आयु, बाघों के साक्षात्कार नैतिक दुविधाओं को प्रस्तुत किया। इसमें हाइजन की दुविधाओं का यूज करके, हाइजन की जो दुविधा है उनका यूज करके इसने सारी चीजें की है। तो इसमें तीन स्तर है, पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत। ठीक है, ये इसमें तीन तो क्या है स्तर है, तीन तो क्या है स्तर है, और छह क्या है सोपान, छह क्या है सोपान। सबसे पहला जो सोपान आता है वो आता है दंड एवं आज्ञाकारिता। मतलब इसी स्तर के दो भाग है। उसमें पहला आता है दंड एवं आज्ञाकारिता, मतलब बच्चा कार्य का स्थूल परिणाम उसे अच्छा बुरा बनाता है। बच्चा क्या करेगा, अगर किसी चीज में हम बच्चे को, कोई टीचर है उसको बोलेगा कि तू होमवर्क करके आना, तुझे कल पिटाई होगी तेरी। ठीक है, तो वो होमवर्क को करके जाएगा। तो बच्चे का मतलब बच्चा क्या कार्य का स्थूल परिणाम देखता है, अच्छा या बुरा। ठीक है, यांत्रिक सापेक्ष उन्मुखता, पारस्परिकता, सहभागिता, जैसे जैसे को तैसा वाला ऊपर बताया नैतिक समानता, वो वाला इसमें यूज कर सकते हो आप। ठीक है, उसके बाद अगला करते हैं परंपरागत स्तर। परंपरागत स्तर 10 से 13 वर्ष होती है। उत्तम लड़का, अच्छी लड़की, उन्मुखता। इसमें क्या करेंगे, हम देखेंगे भाई दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती है, दुनिया को दिखाने के लिए हम अच्छा करेंगे। ठीक है, इसमें दुनिया को दिखाने के लिए क्या करेंगे, अच्छा करेंगे। लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, उनको दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, अच्छा करेंगे। उसके बाद सामाजिक क्रम संपोषित, मनुष्य नैतिकता के नियमों से बंधा हुआ है, उसके ऊपर कोई नहीं है। कानून व्यवस्था सर्वोपरि है, जो नियम बना दिए कानून ने वही सबसे ऊपर है। इसमें सामाजिक अनुबंध उन्मुखता, नियमों व परंपराओं का तार्किक व आलोचनात्मक ढंग से मूल्यांकन। इसमें आते आते हम क्या करने लग जाते हैं, जो नियम जो परंपरा है उनको हम तार्किक ढंग से उसका आलोचन या उसके बारे में जानने लगते हैं कि भाई ये परंपरा गलत है, ये कानून गलत है, ये सही है। ठीक है, वो हम जान सकते हैं। उसके बाद आता है सार्वभौमिक नैतिक नैतिक उन्मुखता। इसमें क्या है, नियमों से ऊपर उठकर प्राणी मात्र का कल्याण। जो भी नियम बना दिया किसी ने, पुलिस ने बना दिया कि भाई आप बिना ट्रैफिक तोड़े नहीं जा सकते, लेकिन पुलिस जो एम्बुलेंस है वो ट्रैफिक को तोड़ के जाएगी, वो तो उसके लिए ये नियम लागू नहीं होता है। नियमों से ऊपर उठकर प्राणी मात्र का कल्याण। इसके बाद देखो ये सारणिता को डायरेक्ट पड़ेगी, एक सभी सारणी है, ये भी इंपोर्टेंट है भाई वैसे। ठीक है, तो इसको आप कर लेना। डायरेक्ट विश्वास बनाना है, विश्वास जन्म से कितने वर्ष तक भोजन होता है, इसमें आशा करनी पड़ती है, सारी चीज इसको हम देख सकते हैं। उसके बाद आता है सामाजिक विकास। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद में आते हैं हम सामाजिक विकास पर। सामाजिक विकास सब जानते हैं, सामाजिक विकास कैसे होता है। ठीक है, समाज की परंपरा, परिस्थिति, रूढ़ियों को पहचानना क्या है, सामाजिक विकास है। और इसको हम क्या कहते हैं, समाजीकरण कहते हैं। जो विकास होता है उसको क्या कहते हैं, समाजीकरण कहते हैं। इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से, सामाजिक विकास को प्रभावित कौन करेंगे, हमारा शारीरिक मानसिक विकास करेगा। संस्कार हमारा वातावरण कैसा है वो करेगा। सभ्यघात विकास एक दूसरे का, सामाजिक और सभ्यघात विकास एक दूसरे क्या है, अन्याय है। देखो यहाँ से ऐसे लाइन उठती डायरेक्ट। और कलाम की जिस्ट है, कलाम की बुकलेट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे डायरेक्ट आते हैं। देखो मेरे हिसाब से मैंने एक बार पढ़ा है तो मुझे लगा इसमें से डायरेक्ट आएगा सीधी सी बात। परिवार सामाजिकरण की क्या है, पहले का ही है, जबकि विद्यालय क्या है, दूसरी का ही। माता पिता भी सामाजिक विकास के अंदर आते हैं, समाज के कार्य आदर्श मूल्य सामाजिक विकास के अंदर आते हैं। विद्यालय कक्षा कक्ष वातावरण जो भी चीज है, सांस्कृतिक कार्यक्रम, भ्रमण, पाठ्य सामग्री, विकास सामाजिक विकास के अंदर आते हैं। उसके बाद आता है शैशवावस्था में सामाजिक विकास। जन्म से एक वर्ष तक बच्चा बच्चा क्या करता है, घर के सदस्यों को मिल जाता है, कार्य का अवलोकन करता है और वो जानने लगता है कौन मेरे पापा है, कौन मेरी मम्मी है। 2 वर्ष तक घर के कार्यों में सहयोग करने लग जाता है। 3 वर्ष तक शिशुओं के साथ खेलना प्रारंभ कर देता है। 4 वर्ष तक विद्यालय जाता है और नए मित्र बनाना स्टार्ट कर देता है। 6 वर्ष तक आते आते औपचारिक शिक्षा उसकी प्रारंभ हो जाती है, इसलिए सामाजिक की द्वितीय इकाई क्या हो जाएगी, विद्यालय हो जाएगी। ठीक है, बाल्यावस्था में सामाजिक विकास किस प्रकार होगा, समूह में रहने के कारण सहयोग, सद्भावना, सामूहिकता, संचार होता है। उत्तरदायित्व, आत्म नियंत्रण, आत्मनिर्भरता जैसे गुणों में वृद्धि होती है। बाल्यावस्था भयमुखी होती है, बच्चे घर से बाहर रहना चाहते हैं, बच्चे कम में काम करना चाहते हैं जिससे लोगों की नजर में आए। माता पिता के साथ रहना चाहते हैं, बड़ों को सुरक्षा पाना चाहते हैं, इनके बाद में उद्दंड हो जाते हैं। ठीक है, इनको आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। किशोर अवस्था में सामाजिक विकास के प्रकार होता है। किशोर एवं किशोरियों में समलैंगिकता के रास्ते विषम लैंगिकता ज्यादा घनिष्ठता होती है। इसमें तार्किकता, अमूर्त चिंतन के विकास के कारण द्वंद्व और संघर्ष इसमें होता है। सामाजिक परिपक्वता आ जाती है, इसमें उत्तरदायित्व का भाव जाता है, बस इंपोर्टेंट है। उसके बाद आता है शेषावस्था, सॉरी संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास में क्या आएगा, संवेग से अभिप्राय, अंदर के भावों का भाव प्रकटीकरण करना, उसको क्या कहते हैं, संवेग। हमारे अंदर जो क्रोध आ रहा है, जो भी चीज आ रहा है वो संवेग। संवेग पहली बात तो अस्थिर होते हैं और हर बच्चे में अलग अलग एक टाइम पर अलग अलग संवेग आते हैं। ठीक है, वो सारी चीजें व्यापक होते हैं। यूनिवर्सिटी होती है, व्यक्तिगत होती है, अलग अलग विचार होते हैं। स्थानीयकरण होती है, स्थानीय स्थानांतरीकरण होता है, एक परिस्थिति में अलग अलग संवेग हो सकते हैं। उसके बाद
संवेगात्मक स्थिति में शारीरिक मानसिक क्रिया दिखाई देती है। संवेगात्मक स्थिति में विचार शक्ति का लोप हो जाता है। संवेगात्मक स्थिति ऐसा ही होती है, कभी गुस्सा कभी अशांत होना। संवेगों का सबक मूल प्रवृत्ति से है, अपनी जो मूल प्रवृत्ति अंदर की, उससे अगर कोई बच्चा गुस्सेला है तो उसको गुस्सा ज्यादा आएगा। ठीक है, शेष अवस्था में संवेगात्मक विकास कैसे होगा? 3 माह तक उसको आनंद कष्ट लगेगा, 6 माह तक व्याक्रोध लगेगा, 12 माह तक स्नेह आएगा, 18 माह तक ईर्ष्या और 24 माह तक हर्षण लगेगा। ये चीजें आप उसको बोल। हम बेगातों व्यवहार करने लग जाता है, जैसे रोना हंसना जन्म से ही। ठीक है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये, इडिपस इलेक्ट्रा ग्रंथि दृष्टिगत होती है। इडिपस माँ के लिए, इलेक्ट्रा पिता के लिए। इडिपस माँ के प्रति बेटे का प्यार, इलेक्ट्रा पिता के प्रति बेटी का प्यार। बाल्यावस्था का संवेगात्मक विकास कॉलम रूल्स के अनुसार ये जो भी याद रख सकते हो। अनोखा काल किसने कहा है? संवेगात्मक विकास। बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किसने कहा है? कोल एवं ब्रूस। इस अवस्था में बहस इस अवस्था जैसा नहीं रहता, भविष्य की चिंता होती है, सामाजिक और अनुशासन आ जाता है, थोड़ा प्रभुता में कमी आती है, निराशा हताशा कारण क्रोध उत्पन्न होता है, ईर्ष्या की भावना बढ़ती है इसमें, प्रफुल्लता आनंद में अभिव्यक्त होते हैं, रुचि का कार्य में प्रफुल्लता आती है। ठीक है, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट। किशोरों में संभावित संवेगात्मक विकास कितना होता है? भावप्रधान जीवन जीता है। तीन पूजा की भावना जाती है, पहले बता दिया, वो पहले की चीजें वही आया। ठीक है, भविष्य की चिंता होने लगती है, वो पहले बताया वही आया। ठीक है, उसके बाद आता है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास के 4 पक्ष होते हैं। स्नायु यानी नर्व सिस्टम, हमारा अंतःस्त्रावी ग्रंथि, मांसपेशियां, शारीरिक ढांचा। इसके 4 भाग होते हैं। अब इसमें देखो ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, ऐसे कुछ नहीं होते, बस एक चीज आदमी है, द्रुतगामी होता है। क्या होता है? शेषावस्था में शारीरिक विकास द्रुतगामी होता है। 3 kg वजन होता है, 20 इंच का होता है, 2 हड्डी होती है। ठीक है, सारी चीजें वो है। 33% जो भाग है उसका मांसपेशी बची हुई होती है, जिसका कुल भाग कितना शरीर का 23% होता है। 4 से 6 माह के लगभग ऐसा दांत आने स्टार्ट हो जाते हैं। कितने होते हैं? दूध के दांत 20 होते हैं। शरीर का 1/4 जो भाग है वो शरीर सिर का होता है। ठीक है, वो सारी चीजें आप इसमें पढ़ सकते हो, इसको ज्यादा। कौन सो रिलेशन एज, मतलब 9 से जब कम उम्र में इसमें शारीरिक विकास बहुत कम होता है। पहले बता चुका हूं, देखो जो मेन चीजें वो पहले आ चुकी है, अब तो केवल फालतू जो है उनको दोबारा रिपीट किया जाएगा। ठीक है, पहले बता दिया आपको 9 से 12 साल की जो उम्र है उसमें बच्चे का विकास बिल्कुल भी नहीं होता है, शारीरिक विकास बहुत कम होता है, क्योंकि जो पिछला विकास होता है तब से जन्म से लेकर के 9 साल तक, उसी का जो है संगठित रूप होने लगता है, उसी को एकीकृत किया जाता है, इसलिए ज्यादातर बच्चों की जिसमें लंबाई वगैरह कुछ भी है वो बढ़ती नहीं है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम, वो आ गया ये सारी चीज। किशोरावस्था में शारीरिक विकास आपको यहाँ पर प्रज्ञादान आ जाती है, और लड़कों की दाढ़ी मूंछ आने लग जाती है, आवाज भारी हो जाती है, एडम सैंपल गले पर दिखने लगता है, वो सारी चीजें यहाँ पढ़ सकते हैं आराम से, इसमें कोई ज्यादा बुराई नहीं। देखो मेन चीज पर डायरेक्ट टाइम वेस्ट नहीं करके मेन चीज चलते हैं, सबसे मेन चीज ये पारिस्थितिकी मॉडल। लघुमंडल, लघुमंडल क्या है? वह परिवेश जिसमें बालक रहता है और सक्रिय रूप से क्या करता है? अंतःक्रिया करता है, वो होता है लघुमंडल। मध्यमंडल क्या होता है? जैसे परिवार, बच्चा, अध्यापक, ये क्या है? लघुमंडल के अंदर आते हैं। मध्यमंडल में क्या आते हैं? अभिभावक और अध्यापक के मध्य जो संबंध होता है, पेरेंट्स और टीचर की जो मीटिंग होती है, वो क्या किसमें आती है? मध्यमंडल में आती है। वायुमंडल में क्या आता है? इस तरह का मतलब उनका टीसी ले गया वहां से, या फिर अपने माता पिता का जो है ट्रांसफर कहीं और जगह हो गया, वो सब क्या आता है? वायुमंडल में आते हैं। ब्रह्मंडल में क्या आता है? ब्रह्मंडल में संस्कृति के पक्ष आएंगे, सामाजिक प्रथाएं, सांस्कृतिक मूल्य आएंगे, और लास्ट में आती है घटना मंडल। घटना मंडल में कोई उसके साथ में बुरी घटना हो चुकी है, वो उस घटना मंडल के अंदर आता है। तो इसी के साथ आपका चैप्टर पूरा हो गया। कल से हम अधिगम पढ़ेंगे एक चैप्टर, और आज की वीडियो खत्म होती है। ठीक है, जिसने लास्ट से देखा बहुत अच्छी बात है भाई, आराम से हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट मंडल है और वृद्धि विकास है, और शुरू में जो शेषावस्था बाल्यावस्था के बारे में बताया वो है। ठीक है, धन्यवाद, ऐसे बने रहना।